जब आपका सबमिशन आएगा तो आपकी थीसिस जो है वो प्लेगरिज्म के लिए जाएगी। जी क्या होता है प्लेगरिज्म? किस स्थिति में आपकी थीसिस को, पीएचडी को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको योग्य नहीं माना जाएगा? गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर जी की जो विचारधारा है उनकी क्या प्रमुख समानता है और क्या विजन है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर में दोनों की मृत्यु एक साथ हुई होगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सोसाइटी वो चाहते थे, राम राज्य बनाना चाहते थे। वो तो आज भी जरूरी है। अगर हम देखें, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, काउ प्रोटेक्शन, विलेज इंडस्ट्री, इग्नोर कर दिया गया कि भाई सती प्रथा होती थी तो आसपास के स्थानों से भी ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं पहले डाकी रेडी नहीं थी। गांधी जी जिस कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे वो संघर्ष विराम और संघर्ष की राजनीति के तहत कर रहे थे। बेटर। थैंक यू। क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी? जी मैम, वैसे तो मैंने कंबाइन हिस्ट्री से एमए किया है। वो तो संभाल फिर भी जी आपका जो आपको लगता हो कि ये फील्ड मुझे अच्छा लगता है, जी तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ लेक्चर देने के लिए या कुछ बताने के लिए, तो क्या है आपको? जी मैम, मॉडर्न इंडिया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उनमें से एक है। और स्पेशली गांधी जी के द्वारा किए गए जन आंदोलन में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आइए फिर जन आंदोलन के बारे में बताएं जो आपको अच्छा लगता है। जी क्या बताएंगे जन आंदोलन में? मैम, गांधी जी के जन आंदोलन को हम स्पेशली रचनात्मक कार्यों के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से गांधी जी के द्वारा एक ऐसे जन आंदोलन खड़ा किया गया जहाँ पे विश्व में जहाँ पे काफ़ी सारे आंदोलन हुए, जहाँ पे सिर्फ कुछ सीमित वर्गों ने भागीदारी की, वहीं भारत में जन आंदोलन इस रूप में विकसित हुआ कि श्रमिक से लेके किसान चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो महिलाएं हो या किसी भी क्षेत्र से संबंधित लोग हों, चाहे वो उत्तर पूर्व से रिलेटेड हो, दक्षिण भारत से रिलेटेड हो, उत्तर भारत से रिलेटेड हो या पश्चिम भारत से रिलेटेड हो, सभी लोगों की भागीदारी हमें दिखाई देती है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें वर्ग समन्वय की अवधारणा हमें झलक देती है। जहाँ हम चीन की क्रांति में देखते हैं या रूस की क्रांति में देखते हैं तो एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़े होता है, या हम फ्रांस की क्रांति देखते हैं तो एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़े होते हैं। वहीं भारत में दो विपरीत वर्गों को एक साथ खड़ा करने की कोशिश किया गया, जैसे श्रमिक और पूंजीपति वर्ग को एक साथ करने की कोशिश की गई, चाहे वो किसान हो या जमींदार हो, उन्हें एक साथ करने की कोशिश। कौन सा आंदोलन था जिसमें उन्होंने इकट्ठा किया उनको? जी मैम, प्रथमतः तो असहयोग आंदोलन में उनने कोशिश की और इसकी हमें जो पराकाष्ठा है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखाई देती है। आप रचनात्मक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जी, तो आंदोलन के साथ जोड़ रहे हैं, जी तो रचनात्मक कार्यक्रम क्या था और उसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? जी सडनली असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जी उनके साथ चलते चलते रचनात्मक का क्या उसका था? जी गांधी जी को उसकी क्या जरूरत पड़ गई और वो क्या था रचनात्मक आंदोलन? जी मैम, रचनात्मक आंदोलन थे विशेषकर समाज के सभी वर्गों को एक स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी बनाना और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो चरखा कातने के माध्यम से हो, चाहे सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने के माध्यम से हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो या गांधी विवाह का आयोजन के माध्यम से हो, ये रचनात्मक कार्य किए जाते थे। देखो, रचनात्मक कार्यक्रम तो कुछ तो आप ठीक बता रहे हो, लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम एक दो तो आपने ठीक बताए हैं, लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी गांधी जी को? क्यों चाहते थे कि वो रचनात्मक कार्यक्रम लागू करें और लोगों को एजुकेट करें कि इस रचनात्मक कार्यक्रम को आप फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो? तो कहते थे इनको रिलीजियसली फॉलो करो। जी, क्यों चाहते थे वो उसको रिलीजियसली फॉलो करना? लोगों को क्यों मोटिवेट कर रहे थे कि रिलीजियसली फॉलो करो? उसके पीछे कोई वजह थी जी, वो मुझे वजह पूछनी है आपसे। जी एक गांधी जी जिस कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे वो संघर्ष विराम और संघर्ष की राजनीति के तहत कर रहे थे। तो एक जन आंदोलन को नियंत्रित रूप से करने नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताती हूँ, उनका जो मकसद था वो एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहते थे जो आत्मनिर्भर हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, उनका भाईचारा हो और एक अच्छा ऐसा समाज हो जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और हर तरह से परिपूर्ण हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सोसाइटी वो चाहते थे, राम राज्य बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 18 पॉइंट फॉर्मूला बनाया था। चरखा भी हो, स्वदेशी भी हो, प्रोहिबिशन भी हो कि लोग शराब ना पिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे समाज की स्थापना करना चाहते थे।
वो भी हो, और फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हो, भाईचारा हो, ताकि कॉ प्रोटेक्शन भी हो, डिसिप्लिन भी हो, अपलिफ्टमेंट ऑफ वेमेन भी हो, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी भी हो। ये समाज जो आपने पहले तो वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया, मैं रचनात्मक कार्यक्रम के संदर्भ में बताना चाहता हूँ, लेकिन डाइवर्ट कर दिया आपने। उनका जो था वो कहते कि जैसे बिना हम उसको खाना खाने के लिए स्पून का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे समाज को बनाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम उस तरीके से एक्ट करेंगे जी। बहुत जरूरी है, वो तो आज भी जरूरी है। अगर हम देखें जी, आज के संदर्भ में भी गांधी की वो जरूरी है जी। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, बिल्कुल, काउ प्रोटेक्शन, विलेज इंडस्ट्री, सारे जितने उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है सब अच्छे और बेस्ट थे जी। अगर हम उनको आज की डेट में भी देखें तो अगर आपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के हिसाब से कहा था तो इन चीज़ों को आपने होगा, कहते हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी तो हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकेंगे जी। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी होगी तो एक अच्छा समाज बनेगा जिसमें वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होंगे। अच्छा, विमेन की भी कंडीशन को वो करना चाहते थे, सारे डिसिप्लिन भी चाहते थे, स्टूडेंट्स को भी वो करना चाहते थे कि स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन हो। अब बता दो उन्होंने कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसको छोड़ दिया था जो राम राज्य बनाने के लिए नहीं था? सब थे जी, सब थे। अगर हम आज की डेट में भी देखें तो बेस्ट सोसाइटी को हम बना सकते हैं। रेलेवेंस है आज भी। रिसर्च आप कर रहे हैं अभी? जी सर। टॉपिक रानी दुर्गावती, ऐतिहासिक संदर्भों में रानी दुर्गावती की भूमिका और वर्तमान परिप्रेक्ष्य। रानी दुर्गावती ही क्यों सर? रानी दुर्गावती के मुझे नारी से संबंधित इतिहास लेखन में विशेष लगाव रहा। और अच्छा, तो रानी दुर्गावती का क्या लिया आपने? जी, रानी दुर्गावती से मैम साहस उस टाइम में जी, साहस की एक केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध उन्होंने प्रतिरोध के रूप में काम किया हो, या स्थानीय स्तर पे उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य हो। तो वैसे भी टाइम टू टाइम जो कॉमन वेमेन है उनकी कंडीशन नहीं कोई ज़्यादा वो ठीक थी जी। जो रानियां महारानियां थी वो तो हमेशा ही कोई ना कोई किसी उसमें पार्टिसिपेट करती रही हैं जी, हर जगह करती रही हैं जी। नाई की देवी को जानते हैं आप? जी सॉरी सर, अभी नाई की देवी बहुत बड़ा रोल रहा है इतिहास में नाई की देवी का। जी सर, पर मैं अभी रिकॉल नहीं। अच्छा, रानी सूर्यमती के बारे में बताइए आप। सॉरी सर, मैं पढ़ा पर मैं थोड़ी नर्वस। अच्छा, नहीं पानी लेंगे? नर्वस नहीं होना, पानी लेंगे? नहीं सर, ठीक। चलिए, आप एक पीएचडी कर रहे हैं, जब लास्ट में सबमिशन आएगा तो आपकी थीसिस जो है वो प्लेगरिज्म के लिए जाएगी जी सर। क्या होता है प्लेगरिज्म? सर, प्लेजरिज्म अर्थ है कि क्या हमने जो थीसिस में जो अपने काम किए हैं और उसके लिए हमने जो भी रिसोर्स का उपयोग किया है, क्या हम उनके नाम मेंशन किए हैं या नहीं किए हैं। किन के नाम मेंशन किए? इस विशेषकर चाहे वो प्राथमिक स्रोत से संबंधित हो या द्वितीयक स्रोतों से संबंधित हो, या रानी दुर्गावती जी को केंद्र में लिख के जिन्होंने इतिहास लेखन के काम किए हैं। किस स्थिति में आपकी थीसिस को, पीएचडी को जी कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको योग्य ही नहीं माना जाएगा? प्लेगरिज्म की स्थिति अगर कोई परसेंटेज में इसका वर्गीकरण अगर आप करें तो? जी सर, 10% से यदि ज़्यादा हमने कहीं से लिए हैं किसी रिसोर्स से, और यदि वो शोध गंगा या शोध सिंधु में यदि ये चीज़ उपस्थित है तो निरस्त कर दिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10% तो बहुत ही छोटा सा एक नंबर है। 10 से ज़्यादा ही होता है ना। 60% प्लस में आपकी निरस्त होती है। इसमें आपको मौके मिलते हैं, है ना, इसमें चांस दिए जाते हैं आपको, 6 मंथ का चांस दिया जाता है कि ठीक करें इसके आप पूरा इसका क्लासिफिकेशन। आपने कहीं से नकल तो नहीं मारी कि एज इट इज तो नहीं कॉपी कर लिया, वो प्लेगरिज्म होता है। एज इट इज ही कॉपी करके आपने लिख दिया, क्योंकि रिसर्च का मतलब है कि जो कुछ कहीं सोर्सेज में दिया भी है, जो सेकेंडरी सोर्सेज उन्होंने दिए, उससे हटकर आपने क्या किया है। अगर वही किया जो उन्होंने किया तो फिर तो कोई रिसर्च ना हुई। रिसर्च मींस कि आप समथिंग न्यू यू हैव डन। आप बताइए कि जो गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर जी की जो विचारधाराएं हैं, इनमें क्या कुछ प्रमुख समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं? बहुत ही कॉमन फैक्टर्स। जी सर,
पहला हम स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में यदि देखें तो तीनों हमारे नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए काम किए। उनकी चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या सामाजिक सुधारों को लेकर जो भी आंदोलन रहे हों, तो उनमें तीनों के योगदान में समानता दिखती है। वहीं पे शिक्षा के क्षेत्र में हमें कुछ भिन्नताएं नजर आती हैं, जैसे कि नेहरू जी आधुनिक शिक्षा की ओर बात कर रहे हैं और गांधी जी वर्धा शिक्षा योजना के तहत कौशल युक्त शिक्षा की बात कर रहे हैं। उनके राष्ट्रवाद में हमें कुछ भिन्नता दिखती है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक हैं और गांधी जी राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। और विभिन्नताएं क्या थी, डिफरेंसेस? विभिन्नता, सॉरी सर अभी। अच्छा, इन तीनों में आप किनको सर्वोपरि मानते हैं और क्यों? सर वैसे तो तीनों नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, पर सर्वोपरि तीनों ही सर्वोपरि हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बताएं, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके योगदान के बारे में। जी, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में उपस्थित हैं, जो भारत के आंदोलन में सिर्फ साधन की जगह साध्य को प्रमुख मान रहे हैं कि हमें चाहे विदेशी शक्तियों का उपयोग करना पड़े, चाहे हिंसा के माध्यम से उपयोग करना पड़े, पर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वतंत्रता आंदोलन है। और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत के एक विकास की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। चाहे वो 1938 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, या 1939 में, तब वो कांग्रेस के नेतृत्व में एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन विचार तो अलग हो गए थे 39 में, 1939 में। जी, लेकिन दूसरे के दल भी बनाया था उन्होंने। जी सर। तो वहाँ कांग्रेस के इलेक्शन में विजय हुए थे। जी, किनको हराया था उन्होंने? जी, श्री पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने डिफीट किया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी को नजरबंद किया गया था। उसका मेन फैक्टर क्या था? सर 1939 के बाद में। जी, वो सॉरी सर। तो हरियाणा के बारे में क्या बताना पसंद करोगे आप? जी सर, मैं हरियाणा के कुछ मेजर हिस्ट्री इवेंट कुछ पढ़े हैं सर। यदि हम शुरुआत से देखें तो हड़प्पा सभ्यता, सॉरी सर, जैसे पाषाण काल के कुछ साक्ष्य हमें पिंजौर से प्राप्त हो रहे हैं। पिंजौर से क्या प्राप्त हुआ है पाषाण काल का? सल के उपकरण वगैरह प्राप्त हो रहे हैं। सर के उपकरण? जी। तो किसने ढूंढा है उसको? खोपड़ी जो मानव कंकाल मिला है, जी, किसने ढूंढा है? सॉरी सर अभी। तो सबसे बड़ा जो अभी हड़प्पा सभ्यता स्थल राखी गढ़ी, वहां पर एक खुदाई के दौरान कंकाल मिला, जी, जिसमें नर्मदा का कंकाल है। जी। तो उस नर्मदा के कंकाल को आप किस तरीके से देखते हो? यानी कि उस टाइम की सभ्यता के साथ कैसे रिलेट आप करोगे कि नर्मदा का कंकाल एक ही कब्र से मिल रहा है? जी, इसे अलग अलग इतिहासकारों ने सर अलग अलग तरीके से देखा है। कि पहला स्त्री सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा गया कि सती प्रथा, सत्ता प्रतीक, ओके, जी, सत्ता के प्रतीक के रूप में। दूसरा सर, उनके साथ जो उपस्थित जो उपकरण हैं, उनके हाथों में पहने गए जो कंगन हैं, उनके माध्यम से ये दिखाने, और उस कब्र में जो उपस्थित विभिन्न सामग्रियां हैं, ये इस चीज के ओर इंगित कर रहा है कि हो सकता है कि वो उच्च वर्ग की महिलाएं रही हों, या शक्तिशाली या प्रभुत्वशाली महिला रही हों। नहीं, उसमें नर और मादा का कंकाल मिला है एक साथ। जी। तो ये हमें किस ओर दिखाता है? या तो ये इस तरीके से दिखाएगा कि सती प्रथा होती होगी। जी सर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर में दोनों की मृत्यु एक साथ हुई होगी। जी, ठीक है। तो एक तो इसमें ये दिखाता है कि सती प्रथा रही होगी, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया कि भाई सती प्रथा होती थी तो फिर आसपास के स्थानों से भी ऐसी चीजें मिलनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं अकेले राखी गढ़ी में ही थी। जी सर। इसको फिर कुछ इतिहासकारों ने बोला कि ये प्रेम विवाह से रिलेटेड हो सकता है, ऑनर किलिंग, जैसे आजकल हम देखते हैं। जी। क्योंकि दोनों के कंकालों की जब कार्बन डेटिंग से आयु का पता लगाया गया तो एज में डिफरेंस ज्यादा नहीं था। जी। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एक खुदाई के दौरान प्राप्त हुई एक नर मादा का कंकाल वहीं से प्राप्त हुआ है। अभी वहां पर खुदाई के दौरान
सोने के आभूषण की फैक्ट्री भी क्या है प्राप्त हुई। ठीक है, ओके। तो आप कॉलेज में टीच करने वाले हैं, हरियाणा में पहला कॉलेज बता सकते हो कहाँ खुला था? सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे ना कॉलेज तो। जी सॉरी सर। ओके, तो सनातन धर्म के ऊपर भी हम देखते हैं आजकल डिबेट चलती रहती है। जी सर। तो हरियाणा में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन जाने जाते हैं जिन्होंने हरियाणा में सनातन धर्म को फैलाने का काम किया? सर लाला लाजपत राय और दयानंद सरस्वती जी को हम प्रमुख रूप से देखते हैं। नहीं, यहाँ दीनदयाल तो आर्य शर्मा। समाज का हाँ किया ना जी। तो आर्य समाज का प्रचार करते थे। तो इसमें नाम आएगा दीनदयाल शर्मा का, जो झज्जर से बिलोंग करते थे। जी ठीक है, तो बाकी ओवरऑल आपने अच्छा बताया, लेकिन हरियाणा से रिलेटेड आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। जी सर। पर डरो नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस से करो, डरने की जरूरत नहीं है। जी। अब रिवाइज करते रहो, इतिहास अभी 10-12 दिन आपके पास हैं, डू इट, डरना नहीं है। प्रोफेशनल लुक है आपका, बाकी आप हाँ। योग्य कैंडिडेट है, प्रोफेसर जरूर बनेंगे आप। बात नहीं। जैसे सर ने नायकी देवी पूछी, मैं हाँ। नायकी देवी पढ़ के हाँ आया नहीं, हूँ। क्योंकि वो नायकी देवी इसलिए पूछा आपसे, जी। आपने रानी दुर्गावती पे आप काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक नायिका हुई है, ये नायिका जी। मतलब नाम भी इनका नायिका देवी है। जी। ये चालुक्य वंश से संबंधित है। आपने मुल्लाज का नाम सुना होगा? जी सर, मैं पढ़ के आया, नोट्स भी हाँ, लेकिन याद नहीं रहा। सूर्यमती मैंने पूछा है, वो कश्मीर की हिस्ट्री से संबंधित है। आपने कारकोट, उत्पल, लोहार वंश वहाँ पे पढ़ा होगा। जैसे रानी दिद्दा का नाम सुना है, तो उसी के अगले वंश में रानी सूर्यमती भी हुई है ना। रात रंगनी में इनका उल्लेख है कल्हड़ के, है ना। तो विशेष तौर पर हमने महिलाओं पर चर्चा करनी है। जैसा 1857 पे आता है, अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानता है, बिल्कुल, लेकिन झलकारी बाई के बारे में नहीं पता है, या फिर आशा देवी के बारे में नहीं पता है। कुछ ऐसी वीरांगना जो अनसंग रहेगी, मतलब जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं, उन पर थोड़ा सा आपने काम करना है, अगर महिलाओं पे आपका फोकस है। और मॉडर्न हिस्ट्री में सभी महिलाएं, तो महिला के ऊपर है, तो महिलाओं पर जरूर पूछा जाएगा, है ना। एनी बेसेंट है, पंडिता रमाबाई है, ये सरोजिनी नायडू है, ये वो गांगुली है। तो सभी महिलाओं पे आप अच्छे से काम करें। डीके कर्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने महिलाओं को लेकर काम किया है, तो इन पे थोड़ा ठीक है। बेस्ट विशेस। ओके, थैंक यू।